अभी हाल ही में हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो क्रूड ऑयल प्राइस है वो लगभग $100 पर बैरल भी क्रॉस कर चुका है। अब सिंपल सी चीज है, रुपी प्रेशर में है, ये हम सब तरह से देख चुके हैं, है ना। इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ने लगा है, ये भी हमने देखा। और आरबीआई की जो पॉलिसी मीटिंग है वो भी बिल्कुल सामने है, मतलब 5 जून को जो होने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या आरबीआई फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, है ना, या फिर ग्रोथ बचाने के लिए जो रेट्स हैं वो अनचेंज्ड रहेंगे, है ना। अगर ऑयल प्राइस और बढ़ गए तो आपकी हमारी सबकी ईएमआई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, है ना। इन्फ्लेशन पे क्या होगा, जॉब्स पे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। आज के इस लेक्चर में हम डिकोड करेंगे कि एग्जैक्टली आरबीआई के सामने 2026 की सबसे बड़ी पॉलिसी डायलेमा जो हमारे सामने खड़ी है उसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे क्या सिनारियोज हैं और जो 5 जून को मीटिंग होने वाली है उसमें आरबीआई के पास क्या क्या ऑप्शंस है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आरबीआई। व्हाई आरबीआई सडनली वरीड अगेन, क्यों आरबीआई फिर से चिंता में है, क्या इंटरेस्ट रेट फिर से बढ़ेंगे, है ना, ये है। तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, प्रॉब्लम हुई देश के बाहर से शुरू, मतलब जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं थी। अब हमारे कंट्रोल में जो चीज नहीं है वहां से प्रॉब्लम अगर शुरू होती है तो हमारे पास उसके सॉल्यूशन में ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है, क्योंकि हम प्रोएक्टिव हो नहीं सकते, हम रिएक्टिव ही हो सकते हैं इस जगह पे। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना, कि जब भी कोई क्राइसिस आती है अगर वो डोमेस्टिकली नहीं है, सारी क्राइसिस लगभग बाहर से ही हमको सुनने को मिलती है। अब इन्फ्लेशन जो है वो भी बाहर से आ सकता है ना, उसे हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। वही सेम चीज हुई है, मतलब क्राइसिस भी बाहर से आई और जो इन्फ्लेशन है वो भी बाहर से आया, है ना। इट्स नॉट लाइक डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन इन इंडिया और शॉक लग गया ग्लोबल मार्केट में तो सप्लाई चेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया, है ना, इस टाइप से। वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट को लेके 3 शॉक्स हमें एक साथ लगे साइमल्टेनियसली। पहला है ऑनगोइंग टेंशन हैव डिसरप्टेड एनर्जी मार्केट। दूसरा है एनर्जी जहां से आती है उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, मैंने कई बार आपको बताया। जैसे ईरान है, ऐसी एक नैरो वाटर बॉडी है जैसे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं, यहाँ से शिप्स निकलते हैं। ऑयल प्राइसेस हवरिंग अराउंड $100 पर बैरल। अब वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट मतलब क्या है, हार्ट है, दिल है ग्लोबल एनर्जी मार्केट का। मैं कंट्रीज की बात करूं तो कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, है ना, KSA, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कंट्रीज लाइक ईरान, कंट्रीज लाइक इराक, कंट्रीज लाइक यूएई, ये लार्ज अमाउंट में, है ना, सप्लाई करते हैं ग्लोबल क्रूड ऑयल। अगर वहां पे कोई भी इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो उसका इफेक्ट ग्लोबल प्राइस पे सब जगह दिखता है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना, एक चोक पॉइंट सा बन गया है ना। चोक पॉइंट जिस तरह से, क्योंकि 20% ऑफ जो ऑयल का ग्लोबल ट्रेड है वो लगभग यहीं से आता जाता है ना। और जो 1/3 है सी बोन से जो जाता है वो भी यहाँ से जाता है। तो ये नैरो वाटरवे है जहां पे 2-3 शिप एक साथ साइड बाय साइड नहीं निकल सकते, है ना। काफी पतला पैसेज है क्योंकि बड़े शिप्स किनारे से नहीं निकलते हैं, वो बीच समंदर में से गहराई चाहिए होती है उनको निकलने के लिए। तो शिपिंग भी डिसरप्ट हो सकती है ना, और हुई है। और ऑयल प्राइसेस ने उनको रिएक्ट किया है इमिडिएटली, है ना। हिस्टोरिकल एग्जांपल की बात करूं तो 1973 में ऑयल क्राइसिस आई थी। अरब कंट्रीज ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया था, है ना, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया था वेस्टर्न नेशन में। यही सेम चीज हमने फिर 1990 में भी देखी, 1990 में, है ना, जब कुवैत पर अटैक कर दिया था सद्दाम हुसैन ने, तब भी हमने ये चीज देखी थी। तो तब उस समय भी इंडिया के एक्सटर्नल सेक्टर की वजह से प्रेशर आ गया था। और उस वक्त हमारे पास उतने बफर्स और डॉलर्स नहीं थे, जो कि हमने पिछले कई वीडियो में डिस्कस भी किया। 2022 की बात करूं तो 2022 में भी सेम यही चीज हुई थी, एनर्जी मार्केट फिर से डिसरप्ट हुए थे। और स्पेशली यूरोप को इस पे सबसे बड़ा इंपैक्ट देखना पड़ा था रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। अब $100 पर बैरल का क्या मतलब है, अगर $10 भी इंक्रीज हो जाता है प्राइस तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है और फिस्कल डेफिसिट, स्पेशली इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया एक इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री है। 85% ऑफ आर क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट जो हम इंपोर्ट करते हैं, और इसमें काफी बड़ा हिस्सा LNG का भी है। तो इंडिया के पास सबसे ज्यादा, इंडिया के पास वल्नरेबिलिटी सबसे ज्यादा है, मतलब इंडिया कंज्यूम्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि इंपोर्ट से आता है, मतलब। तो अगर इंपोर्ट के प्राइस बढ़ गए तो इंडिया में उस चीज को यूज करने वाले सारे प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। अब जो LNG की रिक्वायरमेंट है वो कहाँ कहाँ है, वो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड है ना, वो इंडस्ट्रीज में रिक्वायर्ड है, वो इवन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में रिक्वायर्ड है ना। और हायर LNG प्राइस मतलब हर चीज की कॉस्ट बढ़ जाना, रेस्टोरेंट्स में भी और सारी चीजें, होटल इंडस्ट्री, जहां जहां जिसका यूज होगा वो बढ़ेगा।
अब सबसे बड़ी चीज है हायर ऑयल प्राइसेस, मतलब ऑयल प्राइसेस अगर हाई है तो क्या होगा, कॉस्टली ट्रांसपोर्ट, ट्रक, रेल, लॉजिस्टिक, है ना, एयर ट्रांसपोर्ट, सब कुछ, एग्रीकल्चर, ये सब कॉस्टली हो जाएगा। फिर कॉस्टली मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भी फैक्ट्री यूज करती है फ्यूल को, पावर को, है ना, फार्मास्यूटिकल इनपुट्स भी लगते हैं। और इसके बाद कॉस्टली इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पावर जनरेशन करना फिर से, है ना, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड जाएगा। तो हर कंज्यूमर को कहीं ना कहीं हमें देख सकते हैं कि ज्यादा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें सिंपल सी चीज है, जैसे अभी हमने देखा कि लगभग 10 रुपए के आसपास पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है ना। जब 10 रुपए के आसपास पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है तो आप सडनली देखोगे वेजिटेबल की प्राइसेस भी बढ़ गई हैं, है ना, कैब के फेयर बढ़ जाएंगे, है ना, कुरियर चार्जेस जो इंडिया में काफी फेमस है, ई कॉमर्स बिजनेसेस, उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो पूरा प्रेशर आपको देखने को मिलने वाला है पूरी इकोनॉमी पे। फिर रुपये के प्रेशर की बात कर लेते हैं, है ना। एफपीआई जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं, मतलब बाहर के इन्वेस्टर्स जो इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी सेफर एसेट की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। सेफर एसेट मतलब जब भी डेवलपिंग कंट्री की करेंसी कमजोर होना शुरू होती है, वो डेवलप्ड कंट्री तरफ भागना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टर शिफ्ट हो सकते हैं यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स को लेके। अब इससे ट्रेड डेफिसिट भी हमारा वाइडन हो रहा है, मतलब हमको इंपोर्ट, सेम ऑयल इंपोर्ट करने के लिए हमको अब ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे हैं। तो सेम ऑयल आएगा, पैसे ज्यादा जा रहे हैं, मतलब हमारा खर्चा ज्यादा है, इनकम उतनी की उतनी। और डॉलर जो है, डॉलर रिमेन्स स्ट्रॉन्ग ग्लोबली, मतलब सिंपल सी चीज है कि वेन एवर अनसर्टेनिटी राइजेस, स्ट्रॉन्ग करेंसी जो होती है यूएस डॉलर जिसे हम कहते हैं, वो बढ़ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और इमर्जिंग कंट्रीज की जो करेंसी होती है वो कहीं ना कहीं वीक पड़ना शुरू हो जाती है। तो इंडिया इज फेसिंग अ क्लासिक केस जहां पे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, मतलब इन्फ्लेशन जो कि बाहर से, डोमेस्टिक इकोनॉमी के बाहर से ओरिजिनेट हुआ है ना। तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इज डिफिकल्ट, व्हाई, बिकॉज अगर आप देखो आरबीआई की, आरबीआई के पास लिमिटेड है, आरबीआई कैन नॉट कंट्रोल, है ना, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, आरबीआई कैन नॉट कंट्रोल वॉर्स, आरबीआई कैन नॉट कंट्रोल शिपिंग। तो ये सारी चीजें आरबीआई नहीं कंट्रोल कर सकता। जब आरबीआई नहीं कंट्रोल कर सकता तो फिर आरबीआई उसके लिए कैसे एक्शन ले सकता है। अब देखते हैं आरबीआई का टफेस्ट डायलेमा, इन्फ्लेशन वर्सेस ग्रोथ ना। तो ये कुछ इमेजेस है आपके दिखाने के लिए, है ना। यहाँ इन्फ्लेशन स्टेबिलिटी है, यहाँ आउटपुट की स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं इन्फ्लेशन आउटलुक की। हाँ, हमने प्रीवियस आरबीआई के फोरकास्ट को काफी बार डिस्कस किया। सीपीआई इन्फ्लेशन लगभग 4.6% था, मतलब जो आरबीआई का बैंड है 4 ± 2, मतलब 2 से लेके 6% तक इन्फ्लेशन कंट्रोल बैंड में है। अब ये रिवीजन हमको लग रहा है कि इसमें रिवीजन होगा, क्यों, क्योंकि फ्यूल बढ़ गया, है ना, फ्यूल एंटर्स एवरी प्रोडक्ट कॉस्ट। फिर लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई इसकी वजह से, उस डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से रुपी वीक हो गया। और मॉनसून की अनसर्टेनिटी से अगेन एग्रीकल्चर में इन्फ्लुएंस है कि फूड इन्फ्लेशन आएगा, क्योंकि मॉनसून अगर वीक होगा तो फूड की प्राइसेस बढ़ जाएंगी और रूरल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अब ग्रोथ आउटलुक की बात करते हैं जो आरबीआई के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पहले फोरकास्ट था किसका, 6.9% का, पर ये ग्रोथ एस्टिमेट जो भी हैं ये रिड्यूस किए जाएंगे, क्योंकि एनर्जी कॉस्ट लगातार बढ़ रही है और कंपनीज इनपुट कॉस्ट को फेस कर रही हैं। तो इस वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन श्रिंक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जा रही है ना। तो लोअर ग्रोथ एस्टिमेट है अभी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। और कंजम्पशन भी अभी वीक ही चल रहा है। तो आप देख, हायर एनर्जी कॉस्ट, रिड्यूस प्रॉफिट, क्योंकि सेम चीज प्रोड्यूस करने के लिए आपको अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे मतलब कम पैसे बचेंगे, सिंपल सी चीज है। फिर आ जाता है कंजम्पशन वीकेंस, मतलब हायर इन्फ्लेशन है तो वो रिड्यूस करता है परचेजिंग पावर को। मतलब आपकी जो सैलरी थी उसमें सेम पेट्रोल अब ज्यादा पैसों में आएगा, मतलब आप वो पैसा कहीं और खर्च करते, अब वो आपको पेट्रोल पे खर्च करना पड़ रहा है ना। फिर तीसरा चीज है इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट सॉफ्टन्स, मतलब बिजनेसेस ने सोचा है कि अभी सिचुएशन ठीक हो जाएगी उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी अपना हाथ रोक रहे हैं। अब इसमें आरबीआई की कोर प्रॉब्लम क्या है इसको समझते हैं। आरबीआई की कोर प्रॉब्लम है, फर्स्ट है कि अगर इंटरेस्ट रेट रेस करते हैं तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में हो जाएगा, पर इससे ग्रोथ को काफी नुकसान होने वाला है, क्योंकि ग्रोथ हो जाएगी स्लो, है ना। बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, मतलब सबके लिए लोन के रेट बढ़ जाएंगे। तो जब लोन के रेट बढ़ गए तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, है ना, मतलब इन्वेस्टमेंट का रेट बढ़ गया तो ऑब्वियसली यहाँ से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, मतलब महंगे लोन पे। जैसे फॉर एग्जांपल 8% पे आपको हाउस लोन मिल रहा है, अभी 8% की जगह मान लो यही लोन आपको 12% पे मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएंगे इकोनॉमी में, है ना।
लोग कम इन्वेस्ट करेंगे। ऑप्शन टू हमारे पास क्या है कि अगर रेट को अनचेंज रखते हैं, तो अनचेंज रखते हैं मतलब ग्रोथ को कहीं ना कहीं प्रायोरिटी बनाया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, और इन्फ्लेशन के रिस्क को उम्मीद किया जा रही है कि भाई वो उतना ज्यादा खराब ना हो ताकि प्रॉब्लम आगे और ज्यादा बढ़ जाए। तो सेंट्रल बैंक इज नॉट अबाउट फाइंडिंग द परफेक्ट सॉल्यूशन। ओके, सेंट्रल बैंक का काम क्या है कि अभी जो सबसे कम डैमेज किस सॉल्यूशन में होगा वो आरबीआई इसको चूज करने वाला है। जैसे 1970s में मैंने आपको बताया क्या हुआ था, ऑयल क्राइसिस आई थी, सेंट्रल बैंक्स काफी स्ट्रगल कर रहे थे और उनके बीच में दो डायलमा थे, इन्फ्लेशन था और ग्रोथ था। सेम डायलमा आज भी आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस टाइम से भी सीख ले सकते हैं। अब सवाल उठता है व्हाई आरबीआई मे नॉट हाइक इन जून। इसको समझते हैं, ठीक है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन है स्टेटस को, मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा। ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन है, मैनी इकोनॉमिस्ट ने ये कहा है, काफी एक्सपर्ट्स भी ये चीज कह रहे हैं कि इमीडिएटली रेट हाइक नहीं होगा। रीजन उसका सिंपल है, अगर आप पूछो व्हाई, तो व्हाई में क्या है, इन्फ्लेशन इज लार्जली सप्लाई ड्रिवन, मतलब सोर्स क्या है, ऑयल प्राइसेस, तो सप्लाई साइड है एनर्जी कॉस्ट, जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन, इन सब की वजह से। तो आज का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इन्फ्लेशन है ना, ये इंडिया की वजह से नहीं है कि इंडियंस ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं या उनके पास ज्यादा कैश इन हैंड है, डिमांड बढ़ गई है, इट्स नॉट लाइक दैट, है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि जियोपॉलिटिकल डिसरप्शन और इनकी वजह से हो रहा है। तो इंटरेस्ट रेट हाइक्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोर ऑयल। अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो इसका मतलब इंडिया, ये नहीं कि इंडिया ज्यादा प्रोड्यूस करने का ऑयल, या फिर सारे शिपिंग रूट्स खुल जाएंगे या वॉर खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इकोनॉमिक लॉजिक अगर देखें तो रेपो रेट कब कब काम करता है, रेपो रेट जब काम करता है जब आपके पास डिमांड पुल इन्फ्लेशन का इशू हो। बट टुडे जो इन्फ्लेशन है वो लार्जली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। अब आते हैं रीजन नंबर टू पे। गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग सप्लाई साइड मेजर, सरकार ऑलरेडी कर रही है। कैसे? फर्टिलाइजर सपोर्ट की बात करूं तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को, जैसे खरीफ सीजन आने वाला है बारिश में, उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी तैयारी चल रही है, प्लस हमारे पास बफर स्टॉक भी है। फिर एलएनजी का लोकेशन है, ये सपोर्ट करता है फर्टिलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग में। फिर एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है, मतलब हम लॉन्ग टर्म जो ऑयल डिपेंडेंसी है वो पहले 20 प्लेयरों पे थी, मतलब 20 कंट्री से हम इंपोर्ट किया करते थे, अब वही चीज 40 कंट्री से करती है। तो डाइवर्सिफाई करना है जिससे कि रिस्क कम हो सके। तो मेजर मेजर अगर मैं आपको यहाँ बताऊं तो सीधा हिसाब ये है कि अगर ये तीनों चीजें सप्लाई साइड की हैं और सरकार इसका ख्याल रखती है तो आई थिंक आरबीआई को, है ना, ग्रोथ पे ही फोकस करना चाहिए। तीसरा रीजन क्या? अब इंडिया रिमेन्स वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग, है ना, मेजर इकोनॉमी। इकोनॉमी तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, पर मेजर इकोनॉमी, इतनी बड़ी इकोनॉमी, तो अभी अगर हम टाइटनिंग करेंगे, अग्रेसिव टाइटनिंग, तो कहीं ना कहीं लोन्स जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। अब जब लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे, बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इन्वेस्टमेंट स्लो हो जाएगा और बिजनेसेस डिले करेंगे प्रोजेक्ट्स को, और जब बिजनेसेस डिले करेंगे प्रोजेक्ट को तो जॉब्स कम हो जाएंगी। और इन सबको देखते हुए आरबीआई का एक ही मैसेज होने वाला है, जिसे हम कहते हैं WWA, मतलब वेट, वॉच एंड असेस। ठीक है, सो इस तरह से डेवलपमेंट को मॉनिटर करेंगे, है ना, बिफोर टेकिंग एनी स्ट्रॉन्गर एक्शन। सो पर्सपेक्टिव सिंपल है, जून के महीने में जो मॉनेटरी पॉलिसी आनी है ना, उसमें रेट हाइक नहीं हो ना, पर ये स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि फ्यूचर में टाइटनिंग पॉसिबल है। टाइटनिंग मतलब रेट का बढ़ना, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, ये सारी रीजन है। वेट, वॉच, असेस मैंने आपको बताई दिया पहले। अब बात करते हैं व्हाट दिस मींस फॉर इंडियन इकोनॉमी, क्या मतलब है इसका, है ना, क्या रिस्क है। देखते हैं, शॉर्ट टर्म रिस्क है हायर इन्फ्लेशन, आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्राइसेस, सब पे आपको कहीं ना कहीं इसका असर दिखेगा। इंपोर्ट्स कॉस्टली हो जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑयल महंगा हो गया है। उसके अलावा जो भी इंपोर्ट्स हम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम फॉर एज अ रॉ मटेरियल फॉर आर इंडस्ट्रीज, है ना, इंडस्ट्रियल इंपोर्ट्स, है ना, इवन गोल्ड, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपील किया है कि आप कम से कम खरीदें। ठीक है, फिर आ जाता है स्लोअर कंजम्पशन, मतलब जब प्राइसेस किसी चीज के बढ़ जाएंगे, है ना, तो हाउस होल्ड्स उसकी स्पेंडिंग को कम कर देते हैं। सिंपल सी चीज है, मूवी टिकट बढ़ गई तो आप मूवी देखना कम कर दोगे, रेस्टोरेंट्स महंगे हो गए तो रेस्टोरेंट में खाना कम कर दोगे, इस तरह से होगा। तो मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटी में अगर देखें तो क्या है कि क्राइसिस ऑफन बिकम्स लाइक फोर्सिंग टू रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स लाने की कौन कहाँ से पॉसिबिलिटी है, ये मीडियम टर्म की अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी है, इंडिया को एक्सेलरेट करना चाहिए अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और डोमेस्टिक एनर्जी प्रोडक्शन, जहां जहां से एनर्जी हम इंपोर्ट से बचाकर डोमेस्टिक कर सकते हैं वहां कर देना चाहिए।
है ना। स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने चाहिए, मतलब सब जगह से जब तेल खत्म हो जाता है तब हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व यूज करते हैं। तो ये लगभग हमारे पास 1 महीने के। डाइवर्सिफाइड सप्लायर्स की बात करूं तो हर जगह से हमको ट्रेड करना है। तो 1973 की ऑयल क्राइसिस आई थी, उसमें इन्होंने कंट्रीज को सोचने पे मजबूर किया था कि आप किसी एक कंट्री पे नहीं डिपेंडेंट हो सकते। फिर रिन्यूएबल एक्सपेंशन की बात करें तो सोलर एनर्जी, इंडिया कह सकते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर मार्केट। ग्रीन हाइड्रोजन में भी पोटेंशियल फ्यूचर फ्यूल है ये। और न्यूक्लियर पावर की बात करें तो, है ना, स्टेबल एनर्जी प्रोवाइडर है बेस लोड को लेके। अब सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात करते हैं, है ना। रिड्यूस इंपोर्ट वल्नरेबिलिटी, सिंपल सा मतलब है कि अगर हम 2 जगह से इंपोर्ट कर रहे हैं तो 4 जगह से इंपोर्ट करना शुरू कर दें, ताकि एक आदमी, एक कंट्री, एक जगह पे डिपेंडेंसी ना रहे। फिर आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस पे, मतलब मेक इन इंडिया और पीएलआई टाइप जो स्कीम्स होती हैं, है ना, उस पर इवन मोर इंपॉर्टेंस दिया जाए जिससे कि तेज रिकवरी हो सके। अब व्हाट इन्वेस्टर शुड वॉच, पहली चीज है क्रूड ऑयल प्राइसेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। दूसरा है ईरान यूएस के नेगोशिएशन, ये इन्फ्लुएंस करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस को। फिर इंडिया का मॉनसून, ये इम्पैक्ट करेगा इंडिया के फूड इन्फ्लेशन पे। मॉनसून अच्छा रहा तो हमें काफी फायदा होने वाला है, अगर नहीं रहा तो हमारी फसल को और बाकी चीजों को भी। और आरबीआई का कम्युनिकेशन, मतलब मार्केट कई बार ऐसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे आरबीआई ने, तो इस हिसाब से आरबीआई डिसीजन लेते हैं, है ना। तो आरबीआई ने कहा कि नहीं नहीं, सिचुएशन कठिन है, हो सकता है ये, तो सबको लगेगा कि हाँ भाई रेट बढ़ने वाले हैं। तो रेपो रेट अनचेंज रहता है तो आरबीआई को उस तरह से बिहेव करना होगा, आरबीआई गवर्नर को और बाकी लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि भाई मार्केट्स उस मूव को शार्पली समझ सकें एज अ फ्यूचर सिग्नल। तो यहाँ सिंपल सा टेक अवे क्या है, अगर आप जून में आरबीआई की मीटिंग की बात करें तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि रेट में कोई चेंज होगा, है ना। इंडिया इस समय इन्फ्लेशन, एनर्जी, करेंसी और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के, है ना, मेनली इन्हीं से जूझ रहा है। और इसके साथ साथ इंडिया को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हासिल करनी है। तो ये जो रियल चैलेंज है ना, जो आरबीआई इज फेसिंग पॉलिसी मेकर 2026 में, यही एक रियल रीजन है। तो अब उसके बाद जब अगस्त में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग फिर से होगी, तब हम देख सकते हैं कि शायद चीजें हों। इसके अलावा मैंने एक और वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको ये चीज समझाई है कि क्यों आरबीआई रेपो रेट ना बढ़ा के भी कैसे इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है ना। तो बिना क्वांटिटेटिव पॉलिसी यूज किए आरबीआई कैसे इनको कंट्रोल कर रहा है। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, जरूर देखिएगा। अब बात आखिरी में एक सिंपल सी समझने की। अब इंडिया कैन नॉट कंट्रोल वेस्ट एशिया वॉर, चाहे आप कितना क्रिटिसाइज कर लो सरकार को, वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रही है इंडिया उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इंडिया कैन नॉट कंट्रोल ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, सारी कंट्री जूझ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम, जापान के पीएम, सबने अपील करके देखा। अब इंडिया कैन नॉट कंट्रोल दीज टू, सो व्हाट इंडिया कैन डू, इंडिया कैन कंट्रोल हाउ इंडिया कैन प्रिपेयर फॉर दिस। एवरी ऑयल शॉक टीचेस सम लेसन, कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। हर इन्फ्लेशन की अगर बात करें, है ना, एवरी इन्फ्लेशन शॉक हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। तो इंडिया अगर इन्वेस्ट कर रहा है आज इसमें, रिन्यूएबल एनर्जी में, स्ट्रेटेजिक रिजर्व में, मैन्युफैक्चरिंग में, सप्लाई चेन डिसरप्शन में, है ना, सॉरी, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में, क्योंकि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर बन के उभरना चाहता है ना, एंड विल बिलोंग टू द कंट्रीज दैट कैन विथ होल्ड द शॉक। सब सब नहीं बन पाते ग्लोबल पावर, हम क्यों बन सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस शॉक्स, है ना, टॉलरेट कर गए, उसके एब्जॉर्बर बन गए तो हो जाए। तो जो रियल स्टोरी है वो ये नहीं है कि आरबीआई रेट हाइक करेगा या नहीं करेगा, रियल स्टोरी है क्या इंडिया एक स्ट्रॉन्गर बन के इमर्ज होगा। ये हमारा मेन कहानी है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि यही डिफाइन करेगा इंडिया का इकोनॉमिक राइज आगे वाले दशकों में कैसा होने वाला है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। कुछ ग्राफिक्स हैं आप देख सकते हैं, है ना, आप पॉज करके देख लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम विथ अ न्यू टॉपिक, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।